फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जोसेफ गैलियन बुक का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का जितना भी प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, वो सब देखने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं किया। आप खुद से ट्राई करिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इन एनी ग्रुप एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स हैव द सेम ऑर्डर। कोई किसी एक ग्रुप में किसी एक एलिमेंट और उसका इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, ये प्रूव करने को बोलता है। ठीक है, तो मान लिया कि कोई एक एलिमेंट, एक ग्रुप का एक एलिमेंट ए है जिसका ऑर्डर एन है। ऑर्डर को हम कैसे डिनोट करते हैं? एलिमेंट का मॉड से, मॉड का सिंबल से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर एन, इसका मतलब क्या है? ए टू द पावर एन इक्वल टू ई होगा। ठीक है, ए टू द पावर एन इक्वल टू ई होगा। अभी मुझे दिखाना है कि ए इनवर्स का भी ऑर्डर एन होगा। ठीक है, तो देखिए ए इनवर्स टू द पावर एन इक्वल टू क्या होगा? ए टू द पावर एन होल इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए टू द पावर एन होल इनवर्स। तो ए टू द पावर एन तो क्या है? ई है, ई इनवर्स, और इनवर्स ई इनवर्स इक्वल टू ई आता है। तो अभी मुझे क्या मिल गया? ए इनवर्स टू द पावर एन इक्वल टू ई मिल गया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मालूम चलता है कि ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो या तो एन होगा या फिर इससे छोटा होगा। ठीक है, ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो या तो एन होगा या फिर इससे छोटा होगा। ठीक है, अभी देखिए ए इनवर्स का ऑर्डर में मान लिया एन से छोटा है, एन का इक्वल नहीं है मान लिया, लेकिन मुझे दिखाना है एन का इक्वल है। ठीक है, तो मैं मान लिया कि एन का इक्वल नहीं है, वो एन से छोटा है। हमेशा ये याद रखिए, अगर किसी चीज़ का पावर करने के बाद आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर या तो वो एन है या फिर उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं हो सकता ऑर्डर। ठीक है, अभी देखिए अगर आर छोटा है, एन से अगर छोटा है, तो एन से छोटा होने का मतलब क्या है? ए इनवर्स टू दी पावर आर इक्वल टू ई होना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर तो आर मान लिया है मैंने। ए इनवर्स टू दी पावर आर इक्वल टू ई होना पड़ेगा। तो ए इनवर्स टू दी पावर आर इक्वल टू ई होने का मतलब क्या है? ए इनवर्स ए टू दी पावर आर होल इनवर्स इक्वल टू ई होना पड़ेगा, ये इनवर्स को बाहर लाने से। तो ए टू दी पावर आर होल इनवर्स इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या है? दोनों साइड में ए टू दी पावर आर से मल्टीप्लाई कर देने से ए टू दी पावर आर इक्वल टू ई आ जाएगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? देखिए मुझे क्या बोल दिया है कि ए का ऑर्डर एन है, ए का ऑर्डर एन होने का मतलब क्या है? एन इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? ए टू द पावर आर इक्वल टू ई, जो आर से, आर एन से भी छोटा है, उसका पावर करने पे ई मिल रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एन इज द लीस्ट नंबर सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। एन से छोटा कुछ ऐसा नंबर मिल ही नहीं सकता है जिसका ए का पावर करने से आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई, तो एन आर लेस देन है। तो इसका मतलब क्या है? तो मैं क्या मान लिया था? ए इनवर्स का ऑर्डर आर मान लिया था, जो एन से छोटा है। और मुझे मालूम है कि ए इनवर्स का ऑर्डर या तो एन होगा या फिर एन से छोटा होगा। तो एन से छोटा तो नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब एन का इक्वल होगा। ठीक है, तो एन ए का ऑर्डर एन लिया था, ए इनवर्स का भी ऑर्डर एन मिल गया, मतलब प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोलता है? इन Z12, Z12 क्या था? एक ग्रुप था जिसका ऑपरेशन क्या था? एडिशन मोडुलो एन। ठीक है, ये ग्रुप का गिवन जो ए बी और ए प्लस बी, ए बी दो नंबर दिया हुआ है, उनका ऑर्डर ऑफ ए निकालने को बोला है, ऑर्डर ऑफ बी निकालने को बोला है, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी निकालने को बोला है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ए इक्वल टू 6 दे दिया है, मतलब 6 का ऑर्डर। 6 का ऑर्डर क्या होगा? देखिए, मतलब 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से, उसका मॉड्यूलो करने से, मतलब 12 का मल्टीपल आएगा, वही है। तो 6 के साथ क्या मल्टीपल? 6 इंटू 1 करने से 6 आएगा, तो वो तो 12 का मल्टीपल नहीं हुआ। तो 6 इंटू 2 करने से 12 आया ना, तो 12 का मल्टीपल आ गया, मतलब ए का ऑर्डर 2 है। फिर बी का ऑर्डर क्या होगा? देखिए बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 होने से 2 का ऑर्डर क्या होगा? 6, क्योंकि 2 इंटू 6 करने से 12 बन रहा है, 12 का मल्टीपल है। और ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी है, ए 6 है, बी 2 है, तो ए प्लस बी 8 हो जाएगा। 8 का ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि देखिए 8 इंटू 3 24 है, तो 12 का मल्टीपल है। मतलब पहला जो 12 का मल्टीपल होगा वही होगा ऑर्डर, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से पहला जो 12 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, बी नंबर प्रॉब्लम क्या बोलता है? ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3 होने से 3 का ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 4 12 आ रहा है, 12 का मल्टीपल 4 होगा। बी इक्वल टू 8, 8 होने से 8 का ऑर्डर क्या होगा? इधर पे लिखा था 3, 3 होगा। और ए प्लस बी होने से 11, 11 होने से 11 का ऑर्डर हमेशा 12 होता है। क्यों मैं बोला था? देखिए क्यों, 1 का और n माइनस 1 का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ये फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, 11 इंटू 12 के अलावा और बाकी किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 12 का मल्टीपल नहीं आएगा। ठीक है, 11 इंटू 1 करके देखिए, 11 इंटू 2 करके देखिए, ऐसे ऐसे करते करते कभी भी 12 का मल्टीपल नहीं आएगा। जब आप 11 इंटू 12 करेंगे उसके बाद जाके ही 12 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम। इफ़ ए बी सी आर ग्रुप एलिमेंट, ए बी सी को एक ग्रुप का 3 एलिमेंट ले लिया मैं, और ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ है 6, ऑर्डर ऑफ बी दिया हुआ है 7।
एक्सप्रेस ए टू द पावर 4 सी टू द पावर -2 बी टू द पावर 4 होल इनवर्स विदाउट नेगेटिव एक्सपोनेंट। मतलब नेगेटिव कोई ऐसा ये जो -2 ये जो -1 आया ऐसा नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं रहना चाहिए, ऐसे आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला है ये पूरे को, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एज आप 6 है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 6 इक्वल टू ई, ठीक है। इसका मतलब ही ये ऑर्डर ऑफ ए का और ए का ऑर्डर 6 है, इसका मतलब यही है कि ए टू द पावर 6 इक्वल टू ई होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए दोनों साइड में, इसका दोनों साइड में अगर मैं ए टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ए टू द पावर -4 इंटू ए टू द पावर 6 इक्वल टू ए टू द पावर -4 हो जाएगा। आइडेंटिटी के साथ ए टू द पावर -4 का मल्टीप्लाई करने से ए टू द पावर -4 होगा। इस साइड में क्या बचेगा, ए टू द पावर 2, इस साइड में क्या बचेगा, ए टू द पावर -4। तो मतलब क्या है, ए टू द पावर 2 इक्वल टू ए टू द पावर -4, ये एक मिल गया। ये मैं बाद में यूज़ करूँगा, देखिए क्यों निकल के रखा हूँ मैं। सेम तरीके से बी क्यूब इक्वल टू बी टू द पावर -4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ए टू द पावर 4 सी टू द पावर -2 बी टू द पावर 4 होल इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी टू द पावर -4 इनवर्स होने से क्या होता है, ए बी सी इनवर्स होने से पीछे से आगे की तरफ आता है। मतलब बी टू द पावर -4, देखिए बी टू द पावर -4 लास्ट में था, ये पहले आ जाएगा, बी टू द पावर -4 सी टू द पावर -2 उसका माइनस हो जाएगा, सी टू द पावर 2 हो जाएगा, ए टू द पावर 4 इसका माइनस हो गया, ए टू द पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स का एक लॉ था, शॉक्स एंड शोस लॉ करके, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, उसका यूज़ करके। अभी देखिए ये क्या हो गया, बी टू द पावर -4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यूब, और ए टू द पावर -4 की जगह पे ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी क्यूब, इसका पूरा वैल्यू आ गया और इसमें एक भी नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है। तो इस तरीके से मेरा प्रूफ हो गया। चलिए 8 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोलता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द सब ग्रुप ऑफ D3 दैट कंटेन्स 240 सॉरी R240 एंड रिफ्लेक्शन F। बोला है कि D3 का एक ऐसा सब ग्रुप अब बनाइए जिसमें R240 रहेगा और एक रिफ्लेक्शन रहेगा F, कोई भी एक रिफ्लेक्शन F रहेगा, ठीक है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। मान लिया कि R240 बिलोंग्स टू S1, ठीक है। R240 तो S1 में, S1 जो मतलब जो मेरा सब ग्रुप चाहिए वो सब ग्रुप को मैं S1 मान लिया, तो R240 तो उसमें रहना ही पड़ेगा, R240 S1 में रहेगा। तो R240 रहेगा तो इसका बाइनरी भी रहना पड़ेगा, मतलब ग्रुप होगा तो वो बाइनरी होना पड़ेगा। तो मतलब R240 इंटू R240 जो होगा वो भी उसमें रहना पड़ेगा। तो R240 इंटू R240 करने से क्या होगा, R480 को 360 से 360 हटा देने से इससे क्या रहेगा, क्योंकि 360 होने से तो एक रिवोल्यूशन हो जाएगा, उसको हम छोड़ सकते हैं, और बाकी क्या रहेगा R120। तो R120 भी S1 में रहेगा। देखिए अभी 3 बार करने से वो भी रहेगा, R240 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 इक्वल टू R0 होता है, क्योंकि 720 हो जाता है वो R 360 इंटू R360 हो जाएगा, वो R0 हो जाएगा, ठीक है। दो रिवोल्यूशन मतलब दो बार रोटेट करेगा, पूरा फुल रोटेशन दो बार करेगा, वो भी S1 में बिलोंग करेगा। मतलब S1 में मेरा R0 भी बिलोंग कर रहा है, R120 भी बिलोंग कर रहा है, R240 भी बिलोंग कर रहा है। फिर देखिए F एक रिफ्लेक्शन भी उसमें रहेगा बोला था, तो R0 इंटू एफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी उसमें रहेगा, R120 इंटू एफ वो भी उसमें रहेगा, R240 इंटू एफ वो भी उसमें रहेगा, ठीक है। तो देखिए अभी मुझे 3 रिफ्लेक्शन मिल गया और 3 रोटेशन मिल गया, तो मतलब S1 इक्वल टू D3, ठीक है। मतलब D3 जो ग्रुप है वो पूरा ही S1 का इक्वल है। फिर दूसरा पार्ट में क्या बोला था, दूसरा पार्ट में देखिए, दूसरा पार्ट में क्या बोला, व्हाट कैन यू से अबाउट द सब ग्रुप ऑफ D3 दैट कंटेन्स 2 रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा एक सब ग्रुप जिसमें 2 रिफ्लेक्शन है, 2 अलग अलग रिफ्लेक्शन है, तो उस वो सब ग्रुप क्या होगा, D3 का ही, D3 का एक ऐसा सब ग्रुप निकालिए, दूसरा ऐसा कुछ सब ग्रुप निकालिए जो जिसमें 2 अलग अलग रिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। तो क्या बोल दिया है कि F1 F2 दो रिफ्लेक्शन मान लिया। अभी F1 F2 जो होगा, 2 रिफ्लेक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रोटेशन होता है, ठीक है। और पिछले सेकंड चैप्टर में हमने एक प्रॉब्लम देखा था, सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम था, उसमें क्या देखा था, F1 दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन होने से F1 F2 कैन नॉट बी इक्वल टू R0। कभी भी F1 F2 का मल्टीप्लाई R0 का इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए F1 F2 का स्क्वायर वो भी एक रोटेशन होगा, तो मुझे क्या मिल गया, 2 रोटेशन, और मतलब F1 F2 का स्क्वायर भी एक रोटेशन होगा। तो ऐसे करके पूरा जितना भी रोटेशन D3 का होगा, क्योंकि ये एक रोटेशन है जो R0 का इक्वल नहीं है, और ये भी एक रोटेशन है जो R0 का इक्वल नहीं है, और R0 तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें रहना ही पड़ेगा। तो 3 रोटेशन मुझे मिल गया, ये एक रोटेशन है, ये एक रोटेशन है, और ये R0 तो रहेगा ही, मतलब 3 रोटेशन मिल गया। तो 3 रोटेशन मिल गया मतलब ये D3 का ही इक्वल होगा, मतलब S2 जो जो दूसरा सब ग्रुप होगा वो भी D3 का इक्वल ही होगा, ठीक है। अभी देखते हैं 10th क्वेश्चन, ये पूरे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छे से देखिए, ठीक है।
हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 डज D4 हैव। ये बहुत ही आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलने देखने का चांसेस है ये सब ऐसा प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 डज D4 हैव। D4 मतलब डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है। ऑर्डर 4 नहीं, ऑर्डर 8 होता है इसका, ये इसका ऑर्डर 2n होता है। DN का ऑर्डर 2n होता है, हमेशा याद रखिए। हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 डज D4 हैव। D4 का कितना सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 होगा। अभी देखिए, ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 मस्ट बी ऑफ टाइप Z4। D4 का जितना भी सब ग्रुप होगा उनका टाइप क्या होना पड़ेगा, हमेशा याद रखिए। कोई भी किसी भी ऑर्डर का सब ग्रुप या तो साइक्लिक होगा या तो नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है। अगर साइक्लिक हुआ तो वो Zn का इक्वल होगा। ऑर्डर 4 का है, ऑर्डर 4 का साइक्लिक ग्रुप जितना भी होगा वो आप हम बाद में भी डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म के टाइम में, ठीक है। अभी जस्ट ये याद रखिए कि अगर ऑर्डर 4 का है तो वो Z4 का मतलब साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 का इक्वल होता है, मतलब Z4 का इक्वल होता है। और ऑर्डर 4 का है तो K4 का भी इक्वल, अगर नॉन साइक्लिक हुआ, अगर नॉन साइक्लिक हुआ तो वो K4 का इक्वल होगा। K4 मतलब क्या होता है, देखिए क्लेन 4 ग्रुप बोलते हैं हम इसको। उसमें 4 एलिमेंट रहता है, आइडेंटिटी ABC, ठीक है। EABC और ई का ऑर्डर तो 1 होता है और ABC तीनों का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। तीनों का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लेन 4 ग्रुप, ये नॉन साइक्लिक होता है। तो या तो ऑर्डर 4 का ग्रुप या तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक होने से Z4 के जैसा दिखेगा, और अगर नॉन साइक्लिक हुआ तो K4 के जैसा दिखेगा, ठीक है। मतलब आइदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो अभी मुझे क्या निकलना होगा, साइक्लिक ग्रुप कितना होगा। पहले हम निकलते हैं उस ग्रुप में, ये D4 में साइक्लिक सब ग्रुप कितना होगा। तो इस ये निकलने के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n। किसी ऑर्डर का साइक्लिक एक ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप कितना मिलेगा, वो निकलने के लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n बाई 5n, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, उस ग्रुप में ऑर्डर n का कितना, मतलब जो ऑर्डर का हमें ये निकलना है साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप कितना है वो निकलना है, उसमें उस ऑर्डर का एलिमेंट कितना है डिवाइड बाय 5n। 5n मतलब क्या होता है, UN में जो सब ग्रुप हमने UN पढ़ा था उसमें 5n मतलब इसमें बहुत सारा एलिमेंट आता है जिस जो n से छोटा और n का रिलेटिवली प्राइम होता है, मतलब कितना एलिमेंट ऐसा आ रहा है, UN का ऑर्डर होता है 5n, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिए, ये बाद में बहुत काम में आएगा, ठीक है। UN जो सब ग्रुप था उसका ऑर्डर मतलब उसके अंदर कितना एलिमेंट आ रहा है उसको हम बोलते हैं 5n। और दूसरा एक फॉर्मूला है, वो ये इस प्रॉब्लम में काम में नहीं आएगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप नोट डाउन करके रखिए। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2k ऑफ टाइप DK। DN में DK टाइप का कितना सब ग्रुप होगा, ये नॉन साइक्लिक होता है। DK टाइप का मतलब मान लीजिए D8 में D4 टाइप का कितना सब ग्रुप होगा, ये हम निकलते इक्वल टू n बाई k इफ k डिवाइड्स n। अगर k जो होगा, ये जो k होगा वो अगर n को डिवाइड कर रहा है तो n बाई k जितना होगा उतना सब ग्रुप मुझे मिलेगा DK टाइप का, ठीक है। और अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो एक भी सब ग्रुप ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन D4 में ऑर्डर 4 का कितना एलिमेंट, मुझे एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन D4, ऑर्डर 4 का कितना एलिमेंट है D4 में, 2 ही एलिमेंट है, R0 और R270। और बाकी जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन 4 होता है, रोटेशन 4 होता है। उसमें से रोटेशन R0 और R180 का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, और रिफ्लेक्शन हमेशा ही ऑर्डर 2 होता है। जितने भी रिफ्लेक्शन होता है कोई भी ग्रुप का, कोई भी डायहेड्रल ग्रुप का, और रिफ्लेक्शन जितना भी होगा हमेशा ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। ये याद रखिए। तो ऑर्डर 4 का कितना एलिमेंट है मेरे पास, 2 ही एलिमेंट है। अभी देखिए फॉर्मूला पे हम बिता देंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z4 ऑफ द टाइप साइक्लिक ग्रुप का टाइप का कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 2 डिवाइड बाई 5 4 इक्वल टू क्या होगा, 2 ही होता है। क्यों, देखिए 5 4 में कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 और 3, ठीक है। तो कितना एलिमेंट है, 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब एक सब ग्रुप मुझे ऐसा मिलेगा जो साइक्लिक सब ग्रुप होगा D4 में। तो देखिए ये कौन सा टाइप का होगा, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट बाय R90 विच इज इक्वल टू साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट बाय R270, दोनों सेम ही है, एक ही है, ठीक है। तो एक सब ग्रुप मुझे ऐसा मिलेगा जो साइक्लिक होगा। और दूसरा K4 टाइप का कितना होगा, वो देखिए K4 टाइप का 2 ही होगा, ये दो R0 R180 HB और R0 R180 DD', ठीक है। ये 2 सब ग्रुप होगा जो K4 टाइप का होगा। इसमें R180 का भी ऑर्डर 2 होगा, H का भी ऑर्डर 2 है, B का भी ऑर्डर 2 है, क्योंकि K4 में बोला था क्लेन 4 ग्रुप बोलते हैं इसको। K4 में क्या बोला था, 4 एलिमेंट होगा जिसमें से एक तो आइडेंटिटी होगा और बाकी तीनों का ऑर्डर 2 होगा। इसमें भी एक आइडेंटिटी बाकी तीनों का ऑर्डर 2 होगा, ऐसा कोई ग्रुप मिलेगा तो वो K4 के जैसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। K4 के से रिलेटेड ऐसा हम बोल सकते हैं। तो K4 से रिलेटेड कितना सब ग्रुप मुझे मिलेगा D4 में, 2, और Z4 से रिलेटेड सब ग्रुप कितना मिलेगा, मतलब साइक्लिक सब ग्रुप कितना मिलेगा, 1।
तो टोटल सब ग्रुप ऑर्डर 4 का कितना मिलेगा, 3 सब ग्रुप। 3 सब ग्रुप मुझे D4 में ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर 4 हो सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, आप इसको बहुत अच्छे से नहीं तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, ठीक है। तो 11 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 11 नंबर, डिटरमाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंडर में आर स्टार मतलब ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, इसमें जीरो के अलावा बाकी जितना भी रियल नंबर है वो सब आ सकता है, ठीक है। इसमें कितना सारा कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, ऑर्डर फाइनाइट, ठीक है। तो ऑर्डर फाइनाइट होने का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट को हम कितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी आ रहा है। 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 होता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और -1 का ऑर्डर क्या होता है, 2, क्योंकि -1 × -1 1 आएगा। इसके अलावा और किसी एलिमेंट को आप जितने बार मल्टीप्लाई करिए 1 आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आएगा रियल नंबर में। ऐसा बाकी ये 1 और -1 को छोड़ के ऐसा और कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करने से मतलब उसको उसके साथ जितने बार मल्टीप्लाई करते रहिए 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा 2 ही एलिमेंट मुझे आर स्टार में मिलेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन में, 1 और -1, जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, और बाकी जितना भी एलिमेंट है रियल नंबर का सारा का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, ठीक है, कभी 1 आएगा ही नहीं। फॉर एनी ग्रुप, 13 नंबर प्रॉब्लम, फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट ए एंड एक्स प्रूव दैट एक्स है एक्स इनवर्स, ऑर्डर ऑफ एक्स है एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। कोई एक ग्रुप एलिमेंट, किसी ग्रुप का 2 एलिमेंट ले लिया ए और एक्स मान लीजिए, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एक्स है एक्स इनवर्स, ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, ग्रुप का एलिमेंट का एक्स से एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो ए का ऑर्डर का सेम होगा, ठीक है। चलिए देखते प्रूफ। ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स इक्वल टू एन मान लिया, और मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर। अभी देखिए एक्स से एक्स इनवर्स का ऑर्डर एन, इसका मतलब क्या है, एक्स से एक्स इनवर्स टू द पावर एन इक्वल टू ई होगा। और पिछले वीडियो में हमने, पिछले एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये वाला थ्योरम हमने प्रूव करके दिया था। अब नहीं देखेंगे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। एक्स से एक्स इनवर्स टू द पावर एन इक्वल टू एक्स ए टू द पावर एन एक्स इनवर्स, ये होता है, ठीक है। ये इसका मैं प्रूव करके दिया था एक लेक्चर में। तो इसका यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए टू द पावर एन एक्स इनवर्स इक्वल टू ई लिख सकते हैं। अभी देखिए एक्स इनवर्स को इस साइड में एक्स से मल्टीप्लाई करने से एक्स, और इस साइड में एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से एक्स इनवर्स एक्स आ जाएगा, फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा, और इस साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए टू द पावर एन। तो मुझे क्या मिलेगा, ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। तो ए टू द पावर एन इक्वल टू ई होने का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्डर है, हमने पहले ही बोला था ए का जो ऑर्डर होगा वो एन से छोटा होगा, ठीक है। एन से छोटा या फिर एन का इक्वल होगा, एन से छोटा या फिर एन का इक्वल होगा। मैं इसमें वो वाला यूज़ नहीं किया, इसमें और एक थ्योरम भी हम बोल सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो एन को डिवाइड करेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए एन या एन का इक्वल भी हो सकता है और एन से छोटा भी हो सकता है, और ऑर्डर ऑफ ए एन को डिवाइड भी करेगा, ठीक है। छोटा भी होगा, इक्वल या छोटा भी हो सकता है, और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम वो इसको यूज़ किया है। छोटा वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आर डिवाइड्स एन, आर एन को डिवाइड करेगा। फिर हमें क्या मालूम है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर होगा तो ए टू द पावर आर इक्वल टू ई। फिर हम इसका यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, एक्स ए टू द पावर आर एक्स इनवर्स इक्वल टू ई लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस साइड में अगर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड में अगर एक्स इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ठीक है राइट साइड में क्या आएगा, एक्स इनवर्स, फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा, तो एक्स ए टू द पावर आर एक्स इनवर्स इक्वल टू ई। फिर हम इसका यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स होल टू द पावर आर इक्वल टू ई। इसका ऑर्डर आर आया, ए का ऑर्डर आर है और इसका टू द पावर आर इक्वल टू ई आया, मतलब क्या होगा, फिर वही बात होगा, जो इसका ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा एक्स से एक्स इनवर्स का ऑर्डर जो होगा वो आर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, एन, इसका ऑर्डर तो एन लिया था मैं, तो एन आर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे 2 चीज़ मिला, क्या मिला, एक तो आर डिवाइड्स एन, दूसरा मिला एन डिवाइड्स आर। ऐसा कब पॉसिबल होगा, अगर एन इक्वल टू आर हुआ तभी पॉसिबल होगा, और बाकी किसी टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आर एन को डिवाइड कर रहा है और एन आर को डिवाइड कर रहा है। ये एक ही टाइम पे पॉसिबल होगा अगर एन इक्वल टू आर हुआ। अब अगर इसका यूज़ नहीं करके ये भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ ए मतलब क्या है, आर इज लेस देन इक्वल टू एन। इसमें आप लिख सकते हैं आर इज लेस देन इक्वल टू एन, और इसमें लिख सकते हैं एन इज लेस देन इक्वल टू आर। तो ये कब पॉसिबल होगा, आर इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू आर, कब पॉसिबल होगा, जब एन इक्वल टू आर होगा, ठीक है। अब इसका डिवाइड का यूज़ नहीं करके वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी कर सकते हैं इसको। तो ऑर्डर ऑफ, मुझे क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है।
अभी देखिए इसका यूज़ करके मुझे ये वाला प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये वाला थ्योरम का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए प्रूव दैट 14 नंबर प्रॉब्लम है ये, प्रूव दैट इफ ए इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ए ग्रुप, कोई एक ग्रुप दिया हुआ है उसमें ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू का एक ही एलिमेंट मुझे मिला, मतलब ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट है उस ग्रुप में, देन ए लाइज इन द सेंटर ऑफ द ग्रुप। सेंटर और सेंट्रलाइजर हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस करके दिया है, अब नहीं देखे होंगे तो उधर पे जाके भी देख सकते हैं। और सेंटर का मतलब ऐसे जनरली क्या होता है कि ग्रुप का बहुत सारा एलिमेंट, जो ग्रुप का बाकी जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए मुझे क्या बोला कि एक जी का एक एलिमेंट ए है और उसका ऑर्डर 2 है, और वो ओनली एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 होगा, और बाकी मतलब ए को छोड़ के और कोई एलिमेंट मुझे मिल ही नहीं सकता जिसका ऑर्डर 2 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ तो ए सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करेगा, मतलब ए ग्रुप का जितना भी एलिमेंट होगा सारे के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। अभी देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, तो ये थ्योरम से मुझे क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स इक्वल टू 2, लेकिन मुझे क्या बोला कि ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट और ये जो एलिमेंट दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 2 का तो मेरे पास एक ही एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट सेम ही होना पड़ेगा। तो बट ए इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो मुझे क्या मिलेगा, ए इक्वल टू एक्स से एक्स इनवर्स, ठीक है। ये ए इक्वल टू एक्स से एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ क्योंकि ऑर्डर 2 का मेरे पास एक ही एलिमेंट है, वो बोल दिया गया है, ए इक्वल टू एक्स से एक्स इनवर्स। तो हम ये एक्स इनवर्स को इस साइड में मल्टीप्लाई करने से, ये इस साइड में मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स है, मतलब कोई एक आर्बिट्ररी एक्स के लिए ए एक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है, मतलब ए बिलोंग्स टू जेड जी, सेंटर ऑफ जी में ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है।